आज के टाइम आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है कि बीटेक पानी पूरी वाला, बीटेक चाय वाला, बीटेक ये वाला, बीटेक वो वाला। तो सब घर जा रहे थे, अपना एक बैग लेके जा रहे थे, कोई 2 बैग लेके जा रहे थे। मैं सारे बैग लेके घर भाग गया। पढ़ाई लिखाई जब तक करनी है, जब तक आपकी हिम्मत की है, जब तक आपकी औकात की करो, और अगर नहीं लग रहा है तो किताबों को आग लगा दो। तो मैं इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि मेरी 20 में रैंक आई कैसे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके ही लाइफ में कुछ होगा, बट हर बच्चे में जैसे डीएनए अलग होता है वैसे एक यूनिक टैलेंट होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुरली कृष्ण बैरागी, और मैं बेसिकली अजमेर राजस्थान से हूँ। आई कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन 2016, और आफ्टर दैट आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। करेंटली मैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और जिस पर्टिकुलर सिटी से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, जिससे मैंने पढ़ाई करी थी अपनी, उसी सिटी में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं काफ़ी छोटा था, मतलब जब मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी क्लास में था, बट आई थिंक सेकंड थर्ड की बात है। तो जिस पर्टिकुलर सिटी में मैं अभी जिस पर्टिकुलर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ अजमेर में, वहाँ पे आज भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत होती है। आज भी वहाँ पे अगर अपने को कभी टाउन से वहाँ गांव जाना होता है तो वहाँ पे दिन में 2 ही गवर्नमेंट बसेस होती है। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम आपको फिक्स करना पड़ता है कि आपको इस टाइम में वहाँ पे गाँव जाना है, अदरवाइज़ आपको बस पूरे दिन नहीं मिलती। तो मेरे को आज भी याद है कि जैसे सुबह के टाइम में अगर मुझे अपने टाउन से मेरी स्कूल लेट सपोज कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वहाँ से गाड़ी जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर, वहाँ पे वो गाड़ी 10 किलोमीटर के लिए बस मिला करती थी। बट अगर मुझे यहाँ जाना है तो उसके लिए कोई भी बसेस नहीं होती। और वहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे बेसिकली सीन ये होता है कि अगर मुझे स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए मेरे को लेट सपोज मुझे अगर 8 बजे स्कूल पहुँचना है, तो उसके लिए मेरे को घर से 5 बजे रेडी होना पड़ता था। और वहाँ पे वो 5 बजे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो 5 बजे रेडी होके पापा मेरे को बस स्टैंड लेके आते, और बस स्टैंड में हम वेट करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई बसेस वगैरह तो होती नहीं थी। तो वहाँ पे हम वेट करते थे कि कैसे कोई गवर्नमेंट बस, या कोई गवर्नमेंट बस तो होती नहीं थी, कोई प्राइवेट बस है या कोई ट्रक है या कोई ट्रेलर है या कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। तो मैं और पापा दोनों बस स्टैंड पे आते और वहाँ पे गाड़ियों को हाथ देते। तो जो भी गाड़ी वहाँ पे रुकती, कभी कोई ट्रक वाला रोक लेता, कभी कोई बाइक वाला रोक लेता, कभी कोई 4 व्हीलर रोक लेता, कभी नहीं भी मिलता। तो 5 बजे आने का रीज़न ये होता है कि कभी अगर बस मिल जाए टाइम पे तो अपन टाइम पे क्लास पहुँच जाए, अदरवाइज़ थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाए तो कोई इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग डेज़ में ऐसा था। बेसिकली मेरा जो गांव है वो उस वाले रूट पे था जिस रूट पे एक हमारे उधर सीमेंट की फैक्ट्री है, अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री। तो वहाँ पे मेनली ट्रक चला करते थे, ट्रक और ट्रेलर बड़े वाले। तो उनको हम हाथ देते थे, कई बार वो रोकते नहीं थे, कई बार वो रोकते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि मैं काफ़ी छोटा था और ट्रक काफ़ी बड़ा होता था वहाँ पे, तो वहाँ चढ़ने के लिए भी बहुत स्ट्रगल होता था, है ना। ऐसा गोद में उठा के वो मेरे को चढ़ाते थे। तो उन दिनों से वो कहानी शुरू हुई, और फिर कभी मिल जाती गाड़ी, कभी नहीं मिलती। एक वो टाइम था। एक टाइम ऐसा है, कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा है कि जो बस वाले, जो ट्रक वाले हैं, वो घर के बाहर आके ट्रक के हॉर्न देते हैं कि हाँ आप आ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं। तो शुरू से घर की मैंने कंडीशन देखी थी, शुरू से आर्थिक हालात भी पता थे। हालांकि हमें कभी पर्सनली फील नहीं हुआ कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है या हमें कोई चीज़ मांग रहे नहीं मिल रही है, बट पता था कि पापा की सैलरी जो वो काफ़ी कम सैलरी, और उस सैलरी में मुझे वहाँ पे पढ़ते हुए काफ़ी लगा था कि करना पड़ेगा अगर अपने को आगे बढ़ना है। तो शुरू से वो पापा न्यूज़पेपर कटिंग लेके आते हैं, उस कटिंग में हम देखते हैं, वो हमें बताते हैं कि देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ये है, बड़े बड़े लोग जो जो बड़ी हस्तियाँ इंडिया की, वो उनकी आर्टिकल्स हमें पढ़ाते हैं और पढ़ा के मोटिवेट करने की डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि आपको भी ऐसा करना है, लाइफ में बड़ा आदमी बनना है। और एक बार तो मुझे याद भी कि उन्होंने ये भी बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, उनकी जो फैमिली थी पूरी, वो किसी एक डिजास्टर में, नेचुरल डिजास्टर में ख़त्म भी हो गई थी, और उसके बाद भी उन्होंने वहाँ से उठ के वो इंडिया के इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँचे थे। तो वो कई बार हमें ये भी बोलते थे कि लाइफ वो किसी एक के जाने से रुकती नहीं है या बंद नहीं होती, आपको आगे से आगे बढ़ते रहना है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज था, और फिर उस जगह से स्टार्ट किया मैंने पढ़ना। मैंने भी काफ़ी अपने एफर्ट्स डाले, थोड़ी बहुत समझ आती थी घर के हालात, और वहाँ से पढ़ते पढ़ते एक वो दिन आया जब गांव में हमारे किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आते थे। हमारे पड़ोस में एक दीदी थे, उनके घर पे न्यूज़पेपर वगैरह आया करते थे। तो सुबह 4 बजे का टाइम था और मेरे 8th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। तो 4 बजे वो वहाँ से सुबह सुबह भागते हुए और बोले कि मुरली का सिलेक्शन हो गया, मेरिट में नाम आ गया, अखबार में फ़ोटो छपी है। तो वो जो दिन था वो हमारी फैमिली के लिए और पूरे गाँव के लिए बहुत बड़ा दिन था कि पूरे गांव से वो पहला एक मोमेंट था जहाँ पे मैंने मेरिट एक्वायर करी थी क्लास 8th के अंदर। हमारे उस समय 8th में भी मेरिट हुआ करती थी, और वहाँ से थोड़ा सा पता चला कि हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा है। और उसके बाद पेरेंट्स और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था। मेरे एक टीचर थे वहाँ पे, प्रकाश जी सर, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करते थे। उनको पता था कि ज़्यादा अच्छी फैमिली कंडीशन उनकी है नहीं। और फाइनली जब मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो उस 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने वहाँ पे उनके तब तक की हिस्ट्री में मैं पहला स्टूडेंट था जिसने 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर किया था। और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला था, और मैंने पहली बार जो आईआईटी का नाम है, सो कॉल्ड जो आईआईटी की प्रिपरेशन है, वो पहली बार मैंने 8th क्लास में सुनी थी। पापा एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल लेके आए थे घर पे, और वहाँ पे उन्होंने आके बताया था कि तेरे को आईआईटी करवाएंगे।
तो मेरे को लगा ठीक है कुछ होता होगा, करेंगे ट्राई। तो जब 10th में मेरिट आई, 10th में जब 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स स्कोर आया, तो टीचर्स ने भी बोला, पेरेंट्स ने भी बोला कि इसको आईआईटी की प्रिपरेशन करवानी है, और वहाँ से फिर ये आईआईटी की जर्नी स्टार्ट हुई। सो ये बात बहुत पुरानी है, 2010 के आसपास की बात है, 11-10 के आसपास। तो उस समय पूरे इंडिया में आपको पता होगा कि मेन जो कोचिंग हब था वो कोटा था जेईई की प्रिपरेशन के लिए। सो बेसिकली पापा ने किसी भी तरीके से फ़ोन वोन नंबर जुगाड़ किए और वहाँ से उन्होंने ट्राई किया कि वो मेरे को कोटा में किसी कोचिंग में एडमिशन दिलवाए। और उस समय कोचिंग में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, मस्ट क्लासेस कोटा, रेजोनेंस कोटा, और वो उसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल होते थे, और वो नॉर्मल प्रोसेस होता था क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं होती थी कि आप उस एग्जाम में फेल हो रहे हो, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आता था। तो मैंने वो एंट्रेंस क्लियर किया था, और उसके बाद मैं रेजोनेंस के अंदर मेरा स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन का जर्नी। तो उसमें बात ये निकल के सामने आई कि फ़ीस काफ़ी हाई थी। पापा ने मुझे ये बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन एक फ्रेंड है उससे पैसा उधार लेंगे और तेरे को कोटा भेजेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि पता है मुझे पापा की सैलरी जो 8000 रुपीज़ है पर मंथ है, और उसमें अगर वो लाख सवा लाख रुपए किसी से अगर कर्जा उस समय लेंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। तो मेरे खुद के जो दोस्त थे, मैं जिस स्कूल में टॉपर था, तो मेरे कुछ दोस्त थे वो सीकर में प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे बेसिकली। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला सीकर में एक कोचिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और फिर मैंने पूछा उनका नंबर वगैरह मेरे को भी, तो मैं बात करता हूँ। तो फिर मैंने उन कोचिंग में बात करी, और उन्होंने मेरे मार्क्स के और एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हुए बोला कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो मैंने फिर पापा को बोला कि मैं सीकर चला जाऊँगा, मैं कोटा नहीं जा सकता। तो मैंने उनको बताया नहीं कि रीज़न पैसों वाला ही है, बट मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं सीकर चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला सीकर में आज तक बहुत कम एडमिशन सिलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे इतना रेशियो नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मेरा इतना कॉन्फिडेंस हाई था उस समय कि मैंने बोला कि अगर इस कोचिंग से एक भी एडमिशन, एक भी सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा आईआईटी में। बिकॉज उससे पहले लाइफ में झंडे गाड़ रखे थे, उससे पहले फोर्ड रखा था, तो लगा था कि हम अच्छा करेंगे। और उस कॉन्फिडेंस से मैं सीकर में एंटर हुआ क्लास 11th के अंदर। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और गांव से निकल के आया था। सो आप में से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई और नीट का, उनको पता होगा कि जेईई और नीट के जो एग्ज़ाम की तैयारियां हैं क्लास 11th में, वो जस्ट एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। और मुझे ये पता था, मुझे लग रहा था कि जो प्रिपरेशन है वो मेनली आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद कोचिंग में स्टार्ट होता है। तो जब मैं कोचिंग गया, वहाँ ऑलरेडी बैचेस बन चुके थे, और ऑलरेडी वहाँ पे सिलेबस चल रहा था। किसी बैच में 1 महीने सिलेबस आ गया था, किसी में 2 महीने सिलेबस आ गया था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और फिर एक बैच बना, लास्ट बैच बना, उसमें मैं था, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कॉन्फिडेंस हाई था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, और 1500 बच्चों का बैच था, और आप मानोगे नहीं मेरी फर्स्ट रैंक थी, बट नीचे से। मैं टॉप नहीं किया था, मैंने लाइफ में पहली बार देखा था कि मैं नीचे से टॉप कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट जो अपनी थ्रू आउट द होल जर्नी स्टार्टिंग से टॉपर रहा है, वो नीचे से टॉप कर रहा है, लास्ट रैंक उसकी आ रही है, तो ज़मीन खिसक गई नीचे से। लगा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने एनी हाउ अपने आप को मैनेज किया, और मैंने सोचा कि यार शायद मैं लेट एडमिशन हूँ, मेरा सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में था, या कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है नया माहौल है, नई सिटी है, तो शायद कुछ नहीं कर पाया, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करता हूँ। और इस उम्मीद में फिर और अच्छे से पढ़ाई करी, और अच्छे से मेहनत करी। बट डे बाई डे मेरे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते गए पढ़ाई करने के। जिस तरीके से मैं स्कूल में पढ़ता था, उसी तरीके से मैं सेम यहाँ पे कोचिंग में पढ़ रहा था। और जिस टेस्ट में नंबर कम आते, उसके अगले टेस्ट में मैं 2-3 घंटे और ज़्यादा पढ़ता। और एक ऐसा मोमेंट आया कि राखी की छुट्टियों से पहले एक एग्ज़ाम करवाते हैं कोचिंग वाले कि अब घर जा रहे हो, उससे पहले एक एग्ज़ाम देकर आप जाइए, और फिर उसके बाद वापस आके आपको रिजल्ट वगैरह बताएंगे। तो मुझे लगा कि शायद अब घर जाने से पहले पहला मोमेंट है जहाँ पे मैं अगर अच्छा कर जाऊँ तो शायद घर वालों को मुंह दिखा पाऊंगा कि हाँ नहीं अब ये ठीक कर रहा है, क्योंकि घर वालों की चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि इसकी रैंक कैसे खराब हो सकती है। क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी थी कि किस तरीके से टॉपर बच्चा था, इसने किस माहौल में पढ़ा था यहाँ पे। एक इंसिडेंट यहाँ पे ये भी हुआ था, एक 8th क्लास की बात है, 7th क्लास तक हमारी जो स्कूल थी महेश्वरी पब्लिक स्कूल, वहाँ पे वो महेश्वरी स्कूल थी, तो एक स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उनको कई बार वो फर्स्ट रैंक पे लेके आते हैं। ये 7th क्लास तक की कहानी है। तो मैं पापा को घर पे आके बोलता है कि नहीं उसके जानबूझ के नंबर ज़्यादा दे दिए हैं, मेरे नंबर कम है, और वो कोचिंग में पार्शलिटी हो, स्कूल में पार्शलिटी हो रही है। बट वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे को लगता है कि तेरे साथ पार्शलिटी हो रही है 8th बोर्ड में साबित कर देना। और वही हुआ, मैंने 8th बोर्ड में मेरिट की। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था उस समय। लेकिन अब वही बच्चा जो सीकर आने के बाद लो कॉन्फिडेंस जोन में जा चुका है, और घर वालों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो राखी वाला जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को मैंने दिया, और मुझे आज भी याद है उस एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी रात जगा था, पूरी रात जग के मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने सोचा इस बार तो अच्छा करके जाऊँ, शायद इस बार तो घर पे अच्छा रिजल्ट जाए, अच्छा मैसेज आए, बिकॉज कोचिंग वाले हर एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद घर पे मैसेज भेजते। और मैंने पूरी रात पढ़ी, पूरी रात में जगा, और फिर एग्ज़ाम दिया, और सबसे घटिया रैंक मेरी वहाँ पे आई। घर गया, घर पे सुनने को मिला कि बच्चा हाथ से निकल चुका है, बच्चे को सीकर की हवा लग चुकी है ना। आप समझ सकते हो पेरेंट्स किस तरीके से वहाँ पे वो
वो अपनी जगह सही हो भी सकते हैं, गलत हो भी सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो सही थे, क्योंकि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे ये बच्चा लास्ट से टॉप कर रहा है। और मुझे पता था कि मैं कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहा था, कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर रहा था, लेकिन जितनी मेहनत बढ़ा रहा था उतने ही मेरे मार्क्स खराब हो रहे थे। और फाइनली ऐसा चलता रहा, फिर मैं राखी से वापस आया, फिर वापस एफर्ट्स मारे, और फाइनली दिवाली तक चलता रहा स्ट्रगल। और दिवाली को एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम के बाद बच्चे घर गए, सब घर जा रहे थे, अपना एक बैग लेके जा रहे थे, कोई 2 बैग लेके जा रहे थे, मैं सारे बैग लेके घर भाग गया। मैंने घर जाके साफ बोल दिया कि मेरे बस का ही नहीं है, मैं शायद गलत फील्ड में आ गया, ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि मैंने इस फील्ड में जितना मेरी औकात है, जितना मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी, मैंने सारा लगा दिया, सारा झोंक दिया, उसके बाद भी वो रिजल्ट आ नहीं रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने पापा को जाके साफ बोला, मैंने कहा मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया है, या मैं गलत फील्ड में चला गया, आप मेरे को साइंस बायो दिला दो, शायद मैं वो पढ़ लूँगा, वो मैं अच्छे से कर लूँगा, ये मेरे से मैथ्स हो नहीं रही है। और वही मैथ्स जिसमें मेरे 100 में से 100 मार्क्स थे, आप समझ सकते हैं, उसी को मैं बोल रहा था कि ये मेरे बस का नहीं है। पापा थोड़े से जिद्दी, उन्होंने बोला कि करना है तो IIT है, क्योंकि उनका 8th क्लास से सपना था मेरे लिए IIT का, करना तो IIT, अदरवाइज सरकारी स्कूल, जहाँ मैं कभी पढ़ा भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी में चला जाऊँगा, मैं भी थोड़ा सा जिद्दी था। तो मैं फिर पापा ने बोला, और फिर मैं गाँव में सरकारी स्कूल जो था हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ चला गया। वहाँ गया, वहाँ पे 3-4 दिन माहौल देखा, लगा नहीं यार ये तो अपने बस का नहीं है, यहाँ तो नहीं, इससे बढ़िया अपन सीकर चलते हैं, 11th क्लास में फुल मज़े करेंगे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, 12th क्लास आएगी, बढ़िया से पढ़ेंगे, मेरिट लेके आएंगे, जैसे 8th और 10th में आई है वैसे मेरिट ला के घर वालों को खुश कर देंगे, वो भी खुश, मैं भी खुश। और ये सोच के वापस मैं सीकर आया, और लिटरली मैंने किताबें कॉपी साइड में लगा दी, और मैंने सोच लिया कि किताबें कॉपी को आग लगा दो, नहीं पढ़ना अपने को। उस लेवल की फ्रस्ट्रेशन मेरे को आ रखी थी। और फिर लिटरली मैंने बाहर घूमना, बच्चों के साथ टाइम पास करना, सब स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे बस का ही नहीं है, 11th क्लास अब मजे करेंगे, जितना मेरा कैपेसिटी था उतना मैं लगा चुका। वही हुआ, वही धीरे धीरे चलता रहा, और ऐसे करते 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 फाइनली एक मोमेंट आया, जैसे कि कोचिंग्स में बैच में टीचर्स चेंज होते हैं, वहाँ से हमारे वाले बैच में भी टीचर्स चेंज हुए। एक सर हमारे बैच में आए, किशन सिंह राठौड़ सर, फिजिक्स हमें पढ़ाते थे वो, और वो बार्क से साइंटिस्ट पोस्ट पे थे, और वहाँ से वो कोचिंग में आए थे। तो एक अलग ओरा था उनका, बाकी टीचर्स से वो काफ़ी डिफरेंट थे। तो वो क्लास में आए, और क्लास में आके एकदम बिल्कुल है ना डिसिप्लिन्ड, और देख के लगता कि नहीं यार ये तो थोड़ा खतरनाक है। तो वो क्लास में आए, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, और उनका एक तरीका था पढ़ाने का, उस तरीके से वो काम करते थे। और एक बार उन्होंने मुझे कुछ होमवर्क दिया कि ये कुछ क्वेश्चन से आपको करके लाने, और नहीं करके लाए तो कल पनिशमेंट होगा। तो हम लोगों ने, क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, मतलब वो लिटरली मेरे को नहीं, जो क्लास का टॉपर था उसको भी नहीं आ रहे थे। और नेक्स्ट डे सर ने बोला कि किसने किसने को होमवर्क नहीं किया, सारे बच्चे खड़े हो गए। अब सब सारे बच्चे खड़े हो गए, तो सर ने प्रॉपर फिजिक्स लगाई बच्चों को पीटने के लिए, क्योंकि फिजिक्स के टीचर थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ ऐसे किया, और फुल स्पीड से खुद चले, ऑटोमेटिक थप्पड़ पड़ते गए सबके, और वहाँ एक मेरे भी पड़ा। तो जब वो पड़ा तो मैं हिल गया पूरा, लिटरली मैं पूरा हिल गया, क्योंकि लाइफ में कभी थप्पड़ खाई भी नहीं थी। उस दिन लगा कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, है ना, मैं मतलब बर्बादी वाली दौड़ पे था, या जो भी था, फ्रस्ट्रेशन मान लो आप, पढ़ाई नहीं हो रही थी मान लो, औकात नहीं मान लो, लेकिन जो भी था मैं इस स्टेज पे था, और अब तो पढ़ना पड़ेगा वरना सर पीटेंगे। और थप्पड़ आप समझ सकते हो, जब टॉपर बच्चे को थप्पड़ पड़ेगा तो क्या फील होगा उसको, है ना। तो वही सेम चीज़ हुई, फिर डर के मारे मैं पढ़ने लगा, और पढ़ना क्या, फिर वो एक मजबूरी थी कि वो क्वेश्चंस करके जाने थे वहाँ पे, नहीं करके जाएंगे तो सर पीटेंगे। और वहाँ से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हुई डर के बहाने। फिर ऐसे ही फिर टीचर्स बाकी थे, उन्होंने भी वो सेम चीज़ क्लास में अप्लाई करना स्टार्ट किया, वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, और एक टेस्ट हुआ, और वहाँ मेरी टॉप 20 में रैंक थी। तो मैं इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि मेरी 20 में रैंक आई कैसे, मुझे लगा शायद तुक्का लग गया होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम हुआ, नेक्स्ट एग्जाम में फिर देखा तो वही टॉप 20 के आसपास 1500 बच्चों में। फिर ऐसे एग्जाम होते गए और रैंक आती गई। फिर मैंने बैठ के एनालिसिस किया कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, और रियल में रिक्वायरमेंट क्या थी इस पर्टिकुलर एग्जाम की, चाहे वो जेई हो या नीट हो। मैं एक स्कूल टाइम में जिस तरीके से पढ़ रहा था वो था, क्लास में सर ने पढ़ाया, स्कूल में हमने पढ़ लिया, सर ने थ्योरी लिखवाई हमने कर ली। बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो प्रैक्टिस थी, जो आपके दिमाग को डेवलप कर रही थी, आपके दिमाग को ओपन अप कर रही थी। और उस प्रैक्टिस की वजह से धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस की तरफ इंक्लाइन हुआ, और मेरा थ्योरेटिकल पार्ट ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन की वजह से छूट रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था वो चीज़, मैं ऑलरेडी उससे फेड अप हो चुका था। तो ये चीज़ इधर की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हुई, और वहाँ से मुझे जाने अनजाने में एक तरीका मिला कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। और वहाँ से पढ़ते पढ़ते धीरे रैंक अच्छा आना स्टार्ट हुई, वापस वही टॉपर वाली फील आना स्टार्ट हुई जो फील पहले मेरे स्कूल के टाइम में थी। और वहाँ से मेरी मुलाकात हुई केमिस्ट्री के सर से, जो बेसिकली आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो सेम सब्जेक्ट वाले सर से वहाँ मिला मैं। और वहाँ उस सब्जेक्ट में काफ़ी खतरनाक इंटरेस्ट आया, वहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। सर भी शानदार सर थे, बहुत शानदार टीचर, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से टीचर नहीं थे वो,
वो बच्चे में 360 डेवलपमेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि बच्चा पढ़े ना पढ़े, सिलेक्शन हो ना हो, बट वो बच्चा ओवरऑल लाइफ में बेस्ट करे। वो जिस फील्ड में जाए वहाँ पे फोड़े। जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने के लिए बनाओ, वो ऐसी उनकी फिलोसफी थी। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा मैं उस चीज़ पे काम करने लगा। और फाइनली वो टाइम निकला और मैंने वहाँ से अच्छा किया, और अच्छा करते करते फाइनली मैंने IIT फोड़ा, फाइनली मैंने NIT फोड़ा, और उस साल मैंने इंडिया के टॉप 5 एग्जाम्स दिए थे। उसमें मर्चेंट नेवी का एग्जाम था, उसमें राजस्थान में मेरी सेकंड रैंक थी। उसके अलावा MU ट्रिपल का एग्जाम था, उसमें ऑल इंडिया 26 रैंक थी। IIT का एग्जाम था, उसमें फोड़ा था। उसके अलावा मेरा स्टेट CT का एग्जाम था, उसमें 109 रैंक थी। और एक ICAR का एग्जाम होता है, वहाँ पर मेरी ट्रिपल डिजिट में रैंक थी। आई थिंक 100 से 200 के बीच रैंक थी मेरी। और उस साल उस पूरी सिटी के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वहाँ पे मेरी फ़ोटो थी। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, और बहुत अच्छे से, क्योंकि कॉलेज में मेरा टारगेट था कि मुझे इंजीनियर बनना है, पैसा छापना है, जैसे सपने दिखाए गए थे स्कूल्स में, कोचिंग्स में, वो सेम काम करना था। तो वहाँ से मैं कॉलेज गया, वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, और वहाँ पे सर, ऑब्वियसली मैं राठौड़ सर और मनीष टांक सर, जो केमिस्ट्री में हमारे सर, तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो मैं उनसे नॉर्मली मेरी बात होती रहती है सर से, फ़ोन पे हम लगे रहते, बात करते रहते, कॉलेज के बारे में बात करते, आफ्टर कॉलेज के बारे में बात करते, तो डिस्कशन चलता रहता। तो एक मोमेंट था जब जो मनीष सर थे वो कोटा के रहने वाले थे। तो कोटा से वो अपने वाइफ और बच्ची को छोड़ के वापस जोधपुर जा रहे थे। सुबह का टाइम था, शायद सर को दिखा नहीं होगा, सामने कोई गाड़ी जा रही थी, और उनको पता नहीं था कि सामने गाड़ी जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि गाड़ी जा रही है, बट वो खड़ी थी, ट्रेलर था। और ऑन द स्पॉट सर वहाँ पे उससे भिड़े और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा एकदम अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। बेसिकली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो टीचर जिसने मेरे लिए इतना किया है, वो मनीष टांक सर वो सर थे जिन्होंने मेरी पूरी फीस जमा कराई थी। इवन एक होता है कि आपने सिर्फ पढ़ाया बच्चे को, एक वो होता है कि आपने उसको पढ़ाने के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी समझा था। क्योंकि जब मेरे 12th के साथ नंबर आए थे, वो इतने अच्छे नंबर नहीं थे, मैं टॉपर बच्चा था, बट मेरी 11th वीक रह चुकी थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसकी वजह से मेरी 12th के साथ इतना शानदार रैंक नहीं आया था, 40,000 रैंक थी मेरी, और मैं उसमें खुश था। मैंने कहा ठीक है, कॉलेज मिल रहा है, टेक्सटाइल ब्रांच में मिल रहा है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन सर ने मुझे उस मोमेंट पर रोका था, बोला था क्या हुआ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैंने शर्म की वजह से फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि यार ये टीचर जिन्होंने मेरे पे इतना ज़्यादा फेथ दिखाया है, और मैं अब वो नहीं कर पा रहा, मैं किस मुँह से इनको फेस करूँ। तो मैंने सर का फ़ोन नहीं उठाया। वो मेरे घर आ गए गाड़ी लेके, और बोला कि क्या बात होगी, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो मैंने सर को बताया कि सर, पापा नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैं तो बाहर ही नहीं था, रूम से बाहर ही नहीं निकला। फिर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आ। फिर पापा ने उनको बोला कि सर अब इसको काउंसलिंग कर रहा है और इसको कॉलेज मिल रही है, चला जाएगा। बोला नहीं, कॉलेज अच्छी नहीं है, ब्रांच अच्छी नहीं है, इसको आप एक साल ड्रॉप कराओ। और पापा ने बोला कि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, क्योंकि सिस्टर की शादी हो चुकी थी उस साल, तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ने एक ही बात बोली कि पैसा किसने आपसे मांगा, आप बस इसका सामान पैक करो, गाड़ी में रखो, मेरे साथ जाएगा ये। और उस तरीके से मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ सर के साथ। वो वही टीचर थे जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली भी हेल्प करी। इवन जब मैं उस सिटी में था, उस सिटी में जब एक फाइनेंशियली हेल्प हो गई, ठीक है, कर दिया, ये भी हालांकि बड़ी बात है, बट हम एक बार मान लेते हैं कि नॉर्मल बात है। बट जब मैं वहाँ बीमार हुआ, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे वो मेरे पास आते और मेरे को वहाँ से लेके हॉस्पिटल जाते। क्योंकि जब मैं वहाँ पे हॉस्टल में था, तो खाने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पानी वाला दिक्कत हो गया था, पसलियों में पानी इकट्ठा हो गया था। तो वो मेरे को रात को वहाँ से लेके हॉस्पिटल जाते, दिखाते प्रॉपर, और वापस छोड़ के जाते। वो वही टीचर थे। उस लेवल का एक फैमिली बॉन्ड उनके साथ बना हुआ था। तो जब उनकी डेथ हुई, तो फिर मैं गया था उनके अंतिम संस्कार में, कोटा गया था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गया, तो भाभी जी से मिला, उनके वाइफ, और उन्होंने मेरे को एक बात बोली। वो बात मेरे को लाइफ में बहुत तगड़ी वाली हिट करी। उन्होंने बोला कि बेटा, ये आपके लिए इन्होंने नहीं किया है, आप जैसे हज़ारों बच्चों के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, अब कुछ वापस करना पड़ेगा। पापा ने एक ही बात बोली कि तेरे से लाइफ में जो भी हो सकता है ना, इनके लिए तू करना। उन्होंने बोला कि इनके लिए करना, इनके बच्चे के लिए करना, क्योंकि एज काफ़ी छोटी थी बच्ची की, बहुत छोटी एज में थे वो समय। बट मुझे लगा कि इनके लिए नहीं, सबके लिए करेंगे अब। और अब मैं टीचिंग में आऊँगा, और जो उन्होंने मुझे दिया है, जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए किया था, वो सेम चीज़ मैं बच्चों के साथ करूँगा। उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वो बच्चों के साथ बच्चे बन के रहते हैं। मेरे को अभी भी याद है, एक बार हॉस्टल में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मुरली क्या कर रहा है। मैंने कहा सर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। कि कौन सा टॉपिक कर रहा है। मैंने कहा एसिड बेस कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, समझ जाएंगे जे नीट वाले बच्चे। तो बोला क्या कुछ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा हाँ सर, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बोला ठीक है। मैंने फ़ोन रख दिया। 10 मिनट बाद देखता हूँ कि वो सर गाड़ी लेके मेरे हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, आप यहाँ पे कैसे आ गए। कि बस ठीक है, ऐसे आ गया यार। बोला गेट खुलवा। मकान मालिक बोलते हैं कि गेट नहीं खोल सकते, रात को 9 बजे के बाद अलाउ नहीं है। वो चुपके से लाइट बंद करके, शॉर्ट्स में थे, गेट कूद के अंदर आ गए, और अंदर आके हमारे साथ बैठे, हमारे साथ डिस्कशन किया, मेरे को टॉपिक समझाया, मेरे साथ बाकी बच्चों को भी समझाया। और वो एक मोमेंट था कि मैं देख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है क्लास में, बट ये टीचर नहीं, टीचर से बढ़ के ये रियल में मतलब इतना बाई हार्ट प्योर है।
तो वो सेम नेचर मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम उन्हीं के साथ बॉन्डिंग था, उन्हीं के साथ उठना बैठना था, तो सेम नेचर मेरे अंदर भी आया। और फिर मैंने जब अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने सोचा कहाँ से स्टार्ट करें, तो जहाँ से मैंने पढ़ा था वहीं से स्टार्ट किया। तो बीटेक के बाद मेरे प्लेसमेंट भी लगा, मेरे 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था वहाँ पे, एक कोर एक नॉन कोर, बट दोनों के पैकेज मैंने छोड़े और मैं वापस उसी सिटी में आया जिस सिटी से मैंने पढ़ा था, और वहाँ पर आके स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को सपोर्ट किया था जो मेरे राठौड़ सर थे फिजिक्स वाले, उन्होंने अपने घर पे 1 महीने मेरे को रखा। और मेरे को आज भी याद है कि राठौड़ सर ने, जब मैं वहाँ पे उनके पास रहा था, मेरे पास ऑब्वियसली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, वहाँ पे उसमें टॉपर था, बट मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था बिकॉज ऑफ मनीष नाग सर। तो मैं उनके घर पे रहा, उन्होंने मेरे को प्रॉपर बोला कि ठीक है तो अपनी तैयारी कर, आराम से पढ़ाई कर। और शाम के टाइम जब सर क्लास लेके घर आते तो जो अपना गेट है, गेट के पीछे जो प्लाई है उसमें हम लिटरली बोर्ड बनाते, और मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करता कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेरे को आज भी याद एक टॉपिक में काफ़ी फेवरेट टॉपिक था मेरा, आइसोमेरिज्म। तो मैं वो पढ़ाना स्टार्ट करता, तो मैं कई बार उसमें बोलता कि लेट अस सपोज वी टेक 2 कंपाउंड्स, तो ये 2 कंपाउंड्स, ये 2 चीज़ें जो हैं ये शानदार है, ऐसा कुछ मैं बार बार बोलता, तो मैं चीज़ वर्ड काफ़ी यूज़ करता। तो सर वहाँ पे भी मेरे को टोकते थे कि चीज़ नहीं बोलना है, ये कोचिंग में नहीं चलता, बच्चे इसमें हंसी उड़ाएंगे तेरी। उस लेवल का भी उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ें डेवलप करी, और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर। और इसमें एक शानदार बात आपको और बताता हूँ, कुछ चीज़ आपकी काम आएगी ये। जब मेरा उन्होंने 1 महीने रखा, मैंने अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया, वो चाहते तो जिस कोचिंग में वो थे उस कोचिंग में मेरे को आराम से उनके रेफरेंस के थ्रू लगवा सकते थे, बट उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने बोला ठीक है, ले लिया, पढ़ लिया, अब आराम से घूम, अपना रेज्यूमे ले जा, सारी कोचिंगों में जा, अप्लाई कर, जहाँ तेरा होगा उसी में लगेगा। और वो एक दिन था और आज का दिन है, उसी वजह से शायद मेरे अंदर वो एक खुददारी डेवलप हुई कि नहीं, किसी की भी अपने को चाटुकारिता नहीं करनी है, किसी के साथ कुछ नहीं करना, अपना खुद के दम पे अपने आपको प्रूव करना है। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई टीचिंग की। मैं बच्चों को लास्ट में कई बार क्लास में बोलता हूँ कि यार देखो, पढ़ाई लिखाई जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके ही लाइफ में कुछ होगा। बहुत सारे बच्चे जेई करने आते हैं, नीट करने आते हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हर बच्चे का नीट और जेई में सिलेक्शन नहीं होता, हर बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। सो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो फेल्योर जोन में ही जाते हैं। तो क्या वो बच्चे सारे खराब हैं? क्या उन बच्चों का लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता? ऐसा फील करवाया जाता है सोसाइटी के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू और आसपास के लोगों के थ्रू, बट रियल में ऐसा नहीं होता। और अगर आप देखेंगे, एक बार आप आंखें उठा के, थोड़ा नजर उठा कर आप आसपास सोसाइटी में देखेंगे, तो वैसे ही लोग आपको ज़्यादा अच्छे से फोड़ते हुए नजर आएंगे जिन्होंने आईआईटी भी नहीं निकाला है, जिन्होंने जेई भी नहीं निकाला है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे आपके टाइम, आज के टाइम आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है कि बीटेक पानीपुरी वाला, बीटेक चाय वाला, बीटेक ये वाला, बीटेक वो वाला। तो बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी एनआईटी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ना कर, आईआईटी एनआईटी जो बीटेक है बेसिकली, आईआईटी से ना करके, एनआईटी से ना करके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं, और उसके बाद में लाइफ में काफ़ी अच्छा फोड़ते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बोलता हूँ कि देखो, पढ़ाई लिखाई जब तक करनी है, जब तक आपकी हिम्मत की है, जब तक आपकी औकात की, करो। और अगर नहीं लग रहा है तो किताबों को आग लगा दो। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लाइफ में ह्यूमन मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, आप उसके थ्रू भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ पढ़ के लाइफ में आगे बढ़ें। और उसमें मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वो कर सकते हैं। बट पॉइंट इज दैट कि आप अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप क्लासरूम में है बट फिजिकली है, मेंटली कहीं और है। अब फिर आपने वो काम स्टार्ट किया तो आपको ये फिर फील आ रही है कि यार क्लासरूम में क्या चल रहा होगा, पढ़ाई में क्या चल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में स्कूल में कभी गए भी नहीं होंगे, पीछे से निकले होंगे, और आज लाइफ में बहुत शानदार फोड़ रहे हैं। इवन इतना शानदार फोड़ रहे हैं कि आईआईटीएंस और एनआईटीएंस भी फेल उनके आगे, और उनके अंडर में जॉब कर रहे हैं। सो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एनआईटी में जाएं तभी लाइफ सेट होगी, आईआईटी में जाए तभी लाइफ सेट होती है। होता ना, बचपन में कई बार बोलते हैं पापा कि बेटा 10th में पास, मेरे को खुद को बोला गया था 8th में पास हो जाए तेरे को साइकिल दिलवाएंगे, 10th में हो जाए तेरे को ये दिलवाएंगे, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, ये सेट हो जाएगी। वो कुछ सेट नहीं होता, सब कहने की बातें। आपको हर दिन एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी अपने गोल के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया देन यू आर द बेस्ट, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है, हर बच्चा बिजनेस के लिए नहीं बना है, बट हर बच्चे में जैसे डीएनए अलग होता है वैसे एक यूनिक टैलेंट होता है, और आपको वो टैलेंट पहचानने की जरूरत है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो टैलेंट हम पहचान ही नहीं पाते, हमारी उम्र खत्म हो जाती है बट हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी यूनिक क्वालिटी क्या है। और उस वजह से हम लाइफ के एक ऐसे पड़ाव में, ऐसे टाइम पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ज़िंदगी बस काट रहे हैं, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं नेगेटिव वाइब्स। बट ऐसा कुछ ही नहीं होता है। आप लाइफ में अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को डेली बेसिस पे थोड़ा टाइम दीजिए, वहाँ पे अपने आप से पूछिए कि आप किस काम के लिए बने। हाँ, अगर आपको घर वालों ने नीट या जेईई की प्रिपरेशन डाला है, अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में डाला है, जिसका मतलब है कि आप वहाँ पे आए हो, या आपका मन है, या आपके पेरेंट्स का मन है,
देन 100% आप वहाँ पे टाइम दीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, फटाफट छोड़ के कुछ और लाइफ में करने का मन है वो ट्राई कर लीजिए, एक्सप्लोर करिए लाइफ को, क्योंकि आप एक चीज़ से बंद के नहीं रह सकते और उसके पीछे लाइफ खराब भी नहीं कर सकते। सो आई होप कि इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी मोटिवेट फील किए होंगे। और इन केस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक मैं और ऐड करना चाहूँगा, इन केस अगर आपको कभी लगता है कि मेरे से कुछ आपको हेल्प चाहिए या हमारी जो स्टॉक की जो टीम है उनसे कुछ हेल्प चाहिए, देन प्लीज़ आप वहाँ पे उनको अप्रोच करिए, वो आपके हेल्प करेंगे। और बेसिकली जो स्टॉक का मिशन है कि हम देश की सेवा करें, देश की कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो मुझे भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं उनके इस सेवा का पार्ट बना और इस मेडल को मेरे को इस मेडल जो है बेसिकली इस मेडल को मेरे को मिला और काफ़ी अच्छा फील हुआ। सो थैंक यू सो मच जो स्टॉक्स।